एक्ने के केस आजकल बहुत कॉमनली क्लिनिक पर आते हैं। तो हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन्स फॉर एक्ने। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप ये लेक्चर लास्ट तक सुन लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपके बहुत सारे केसेस एक्ने के जो है वो निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं काली ब्रोम के बारे में। आपने सुना होगा, लेकिन किस तरह की एक्ने में काली ब्रोम इफ़ेक्टिव रहेगी? क्या हर केस में आप काली ब्रोम दोगे? नहीं। काली ब्रोम वहाँ पर इफ़ेक्टिव होती है जहाँ पे जो एक्ने हैं वो क्रॉनिक नेचर के, मतलब कि पुराने और नोडुलर, सिस्टिक, थोड़े से हार्ड होते हैं। 90% काली ब्रोम में पस फॉर्मेशन नहीं होती, पस के बिना एक्ने होते हैं। कौन सा ऐसा सिम्टम है जो आप देखते ही काली ब्रोम के बारे में सोचोगे, वो मैं आपको बताता हूँ। काली ब्रोम में एक्ने की जो टाइप है वो मैंने आपको बता दिया है कि नोडुलर, सिस्टिक, पेनफुल होते हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये केवल चेहरे पर ही नहीं होते, पेशेंट के शोल्डर्स पर, एब्डोमेन पर, बैक पर, मतलब कि मोर देन वन पार्ट ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व होता है काली ब्रोम में। अगर अकेले चेहरे पर ही किसी के एक्ने हैं तो काली ब्रोम थोड़ा सा अवॉइड करें। काली ब्रोम में बॉडी में अलग अलग हिस्सों पर पिंपल्स या एक्ने जो हैं वो रहते हैं। और काली ब्रोम में जो स्किन की वैरायटी होती है वो वैरायटी ऑयली स्किन की रहती है, और ये पेनफुल भी रहते हैं। बैक के ऊपर भी होते हैं, शोल्डर्स के ऊपर भी होते हैं। काली ब्रोम की यूजुअली 30 पोटेंसी हम दिन में 2 बार देते हैं। काली ब्रोम के बाद एक अदर इम्पॉर्टेंट रेमेडी है, दैट इज़ कार्बो एनिमेलिस। कार्बो एनिमेलिस भी क्रॉनिक टाइप ऑफ एक्ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। अगर आप कोई बहुत अच्छे फिगर वाला, अच्छी सेहत वाला पेशेंट है और उसको एक्ने हो रहे हैं तो कार्बो एनिमेलिस जो है इसको थोड़ा सा आप अवॉइड करें, क्योंकि इसका पेशेंट जो है वो बिल्कुल लीन एंड थिन, पतला दुबला, कमज़ोर रहता है। कार्बो एनिमेलिस में जहाँ भी एक्ने होगा वहाँ वो निशान छोड़ देगा ठीक होने के बाद। ये इसका करेक्टरिस्टिक सिम्टम है। पुराने एक्ने में जहाँ एक्ने का निशान पड़ जाए वहाँ हम कार्बो एनिमेलिस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक्ने जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और कार्बो एनिमेलिस में पस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसको हम 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कोपाइवा। कोपाइवा की खास बात यह है कि यहाँ पे जो एक्ने है वो कॉस्मेटिक एक्ने नहीं होता। कॉस्मेटिक एक्ने का मतलब होता है कि जो पेशेंट को बॉदर करता है उसकी सुंदरता के लिए। यहाँ पे पैथोलॉजिकल है, मतलब कि एक्ने से कहीं ज़्यादा इन्फ्लामेटरी एक्ने है। मतलब कि एक तरह से जब एक्ने जख्म का रूप ले लेता है तो वहाँ पे हम कोपाइवा का इस्तेमाल करते हैं। कोपाइवा में क्या होता है, इन्फ्लामेटरी पैप्यूलर पस्चुलर एक्ने होता है, और यूजुअली 1 या 2 एक्ने होते हैं जो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, जख्म का रूप लेते हैं, और पेशेंट का जो फेस है वो पूरा ख़राब हो जाता है, डिसफिगर हो जाता है। पेशेंट के अंदर ये भावना आ जाती है कि मेरा फेस ही ख़राब हो गया है, मेरी फेस की जो लुक है वो कॉर्स हो गई है, वो डिसफिगर हो गई है। तो ये जो केवल पिंपल ही नहीं है कोपाइवा में, ये एक तरह से पैथोलॉजी है और जो फेस को अगली भद्दा बना देती है। ये कॉस्मेटिक नहीं है। तो आपने कोपाइवा को तब इस्तेमाल करना है जब आपके पेशेंट में जो एक्ने हैं वो बहुत बड़े साइज़ के जख्म टाइप हो जाए, पस भर जाए, फेस सूज जाए। और ऐसा यूजुअली पोल्यूशन के कारण होता है आजकल। जहाँ पोल्यूशन काज होता है वहाँ पे इस तरह के जख्म जो है फेस पे हो जाते हैं एक्ने के रूप में। तो यंग मेल्स में यूजुअली ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कोपाइवा को भी हम 30 पोटेंसी में दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। और कोपाइवा देने के बाद अगर इम्प्रूवमेंट सेट हो जाती है और उसके बाद पेशेंट को थोड़ा बहुत कसर छूट जाती है
तो कोपाइवा को सिलिशिया की एक खुराक 200 पोटेंसी में फॉलो कर दीजिए तो कम्प्लीटली केस जो है वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्टेरियस रूबेंस। एस्टेरियस रूबेंस में जो एक्ने होते हैं वो हार्मोनल ओरिजिन के होते हैं। यूजुअली एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब मैरिज का टाइम होता है ना, तो उस वक्त अगर लड़का या लड़की है तो उसके चेहरे पर पिंपल्स निकलने शुरू हो जाएं, एक्ने हो जाएं, तो वहाँ पे हम एस्टेरियस देते हैं। या फिर जिस लड़की की अभी मैरिज हुई है और मैरिज होते ही पहले कभी एक्ने नहीं निकले, अब मैरिज के बाद एक्ने निकलने शुरू हो गए, तो यहाँ पे भी एस्टेरियस रूबेंस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका लॉजिक है, इतना डीपली हम जाएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात पक्की बताता हूँ कि मैरिज के टाइम के आसपास जब भी एक्ने निकलते हैं तो दवाई एस्टेरियस रूबेंस रहती है, या मैरिज के इमीडिएटली बाद भी जिन लड़कियों को होने लगते हैं एक्ने। और इसके एक्ने की खासियत क्या होती है, ये चाहे मैरिज के आसपास ना भी हो, कोई भी एक्ने ऐसा हो जिसकी जो टिप है वो नुकीली हो, जैसे सुई होती है, नीडल होती है, आप एक्ने को टच करो, आपके फिंगर के ऊपर एक नीडल की जैसे आपको प्रेशर फील होता है, सुई की भांति, ऐसे एक्ने एस्टेरियस रूबेंस के एक्ने होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट दवाई है। लेकिन याद रखें, मैंने आपको बोला है कि मैरिज के बाद लड़कियों को, यंग वुमेन को अगर होते हैं तो वहाँ पे आपने ये देखना है कि कहीं वो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं है, कॉस्मेटिक के इस्तेमाल की वजह से तो नहीं है, कोई विशेष प्रकार की क्रीम, कोई विशेष प्रकार की लिपस्टिक, या कोई भी जो वो पाउडर, कुछ भी जो फाउंडेशंस लगाते हैं, अगर उसकी वजह से एक्ने आ रहे हैं, तब हमें बोविस्टा के बारे में सोचना पड़ेगा। बोविस्टा के एक्ने जो होते हैं वो साबुन की एलर्जी, या फिर कॉस्मेटिक की एलर्जी, या फिर किसी क्रीम की एलर्जी, पाउडर की एलर्जी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पे एक्ने जो हैं वो बोविस्टा से ठीक होते हैं। अब हम एक बहुत अनकॉमन मेडिसिन है, बहुत कम यूज़ होती है, ये मेडिसिन है एक्सरे। एक्सरे सुना होगा ना आपने, तो एक्सरे होम्योपैथिक मेडिसिन है जो एक्ने बहुत ज़्यादा ढीठ, ऑब्स्टिनेट, परसिस्टेंट, बहुत पुराने, सपुरेटिव, ऑफन रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट, किसी भी दवाई से जब पेशेंट को फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक्ने ठीक नहीं हो रहे, तब हम एक्सरे के बारे में सोचते हैं। ऐसे एक्ने जो प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ ड्रग्स के बाद, जैसे कि स्टीरॉयड लेने के बाद, जैसे कि एंटीबायोटिक्स खाने के बाद फेस के ऊपर जो एक्ने हो जाते हैं, वहाँ पे हम एक्सरेज के बारे में सोचते हैं। किसके बाद? स्टीरॉयड के बाद, एंटीबायोटिक के बाद। अगर ये हार्मोन्स पिल्स खाने के बाद होते हैं तब एक्सरे दवाई नहीं है, तब दवाई है थूजा। थूजा में जो फीमेल हार्मोन्स की पिल्स खाई जाती हैं उसके बाद एक्ने हो जाते हैं, तो वो थूजा से रिस्पॉन्ड करते हैं। और थूजा में जो पीसीओडी की वजह से, जो ओवेरियन सिस्ट है उसकी वजह से जब एक्ने होते हैं तो वहाँ भी हम थूजा का इस्तेमाल करते हैं। और साथ में थूजा में क्या होता है, थूजा में स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है। तो अब हम दोबारा एक्सरे के ऊपर वापस आते हैं। तो एक्सरे जो दवाई है ये इस तरह के लोगों में जहाँ पे बहुत पुराने पिंपल्स रहते हैं, स्किन हैज़ नेवर बिन द सेम सिंस लॉन्ग टाइम, स्किन डॉक्टर साहब मेरी बहुत समय से ख़राब चल रही है, कोई भी दवाई जो है वो वर्क नहीं कर रही, नथिंग वर्क्स एनी मोर, पेशेंट थक जाता है। यूजुअली क्या होता है एक्सरे में, एक्ने के साथ साथ पिगमेंटेशन भी होती है और पेशेंट को हेयर फॉल भी होता है। नोट कर लें, हेयर फॉल, पिगमेंटेशन, एक्ने तीनों इकट्ठे हो जाएं तो आप एक्सरे के बारे में ज़रूर सोचें। एक्सरे में जो पिंपल्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन नहीं रहती, यूजुअली पेन भी नहीं रहती। हाँ, पेशेंट जो है वो अपने चेहरे की वजह से ना अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा लगना लग जाता है, ये एक्सरे का सिम्टम है। तो ये जो बड़े लगने वाली बात है उम्र से, फेस के एक्ने की वजह से, मैं आपको कुछ एक एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूँ कि अगर पेशेंट का जो फेस है वो उम्र से ज़्यादा लगे, कॉस्मेटिक पर्पस के तौर पर ज़्यादा उम्र महसूस हो, तो हमारे पास एक दवाई है, वो दवाई है थायोसिनामाइन।
थायोसिनामाइन जो दवाई है वो हमारी होम्योपैथिक एंटी एजिंग दवाई है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि व्यक्ति की एज खड़ जाती है वहीं पे, टाइम तो भैया चलेगा ही, लेकिन टाइम के साथ जो बॉडी जल्दी डिटीरियोरेट हो जाती है, ख़ास तौर पर फेस, स्त्रियों में जो गर्दन है वहाँ झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, फेस के ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा टॉपिक से मैं हट गया हूँ, एक्ने से हट के मैं बात बता रहा हूँ। जब भी आपको एंटी एजिंग दवाई की ज़रूरत पड़े तो आप थायोसिनामाइन के बारे में अवश्य सोचें। हम दोबारा एक्ने के ऊपर आते हैं। एक्सरे के बाद आगे चलते हैं। एक दवाई है वो है नेट्रम्यूर। जब पेशेंट को एक्ने की वजह से ना बहुत शर्म आए, एम्बैरसिंग फील हो, लोगों में जाना उसे ख़राब लगे कि लोग क्या कहेंगे, वो घर से ही ना निकले, किसी फंक्शन पर जाने से पहले उसे शर्म महसूस हो, बेइज्जती महसूस हो, तो वहाँ पे हम नेट्रम्यूर का इस्तेमाल करते हैं। नेट्रम्यूर में भी फेस जो है ये ऑयली रहता है, थ्यूजा की तरह, काली ब्रोम की तरह, लेकिन फ़र्क क्या है, नेट्रम्यूर में फेस ऑयली होता है, बाकी बॉडी ड्राई होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और नेट्रम्यूर में जो एक्ने होते हैं वो हेयर लाइंस के मार्जिन पे होते हैं। अगर मेल है, जहाँ जहाँ दाढ़ी है, मेल की दाढ़ी का जो मार्जिन है उस मार्जिन के ऊपर जो है वो एक्ने रहेंगे। तो फीमेल के तो कहीं भी रहेंगे, लेकिन जो बाल हैं, बालों के आसपास उसकी ज़्यादा मात्रा में अपीयरेंस रहती है। और सूर्य की रोशनी से, सूर्य की हीट से जो एक्ने हैं वो ज़्यादा बाहर दिखाई देंगे नेट्रम्यूर में। अगर एक्ने बहुत ज़्यादा पेनफुल है, पेशेंट हाथ भी नहीं लगा पाता, यहाँ तक कि पूरा फेस ही दर्द करने लगता है जहाँ एक्ने होते हैं, तो ऐसे एक्ने में हम दवाई देते हैं यूजेनिया जैम्बोस। स्पेलिंग नोट कर लें, रेयर दवाई है। ई फॉर एलिफेंट, यू फॉर अम्ब्रेला, GENIA, यूजेनिया जैम्बोस, JAMBOS। यूजेनिया जैम्बोस में बहुत पेनफुल टाइप ऑफ एक्ने रहते हैं, फेस भी सारा जो है वो दर्द होने लगता है। तो इसको हम यूजुअली हिपरसल्फ के साथ फॉलो करते हैं कंप्लीट क्योर करने के लिए। 2 बैच फ्लावर दवाइयाँ हैं जो किसी भी होम्योपैथिक दवाई के साथ दी जाती हैं एक्ने में, वो है क्रैब एप्पल और जेंशियन। जेंशियन में निराशा रहती है कि मेरे एक्ने जो हैं ठीक नहीं हो रहे, पेशेंट उसकी वजह से निराश रहता है। क्रैब एप्पल में उसे एम्बैरसिंग या सेल्फ हेट, अपनापन भी अच्छा नहीं लगता। तो दिन में 2 बार क्रैब एप्पल और जेंशियन का कम्बिनेशन तो आप दे ही दें, ये अच्छा रहेगा। और बाकी जो दवाई है वो भी आप अमूमन दिन में 2 बार 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। तो आई होप कि आपको जो एक्ने के संबंध में काफ़ी अच्छी मैंने नॉलेज देने का प्रयास किया है। एक और दवाई भी है जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ, वो है आर्निका। आर्निका में जो एक्ने रहते हैं ना वो बड़ी सिमेट्रिकल रहते हैं, जैसे कि 3 लेफ्ट चिक पर हैं तो 3 राइट चिक पर वहीं पे ही होंगे, सेम लोकेशन पे। ठीक है, इसको हम सिमेट्रिकल एक्ने बोलते हैं। अगर 4 इधर हैं तो 4 इधर होंगे, अगर 5 इधर हैं तो 5 इधर होंगे, और सेम लोकेशन पर रहेंगे, और हाथ लगाने से थोड़ी सी दर्द होगी। लेकिन यूजेनिया जैम्बोस में हाथ लगाने से थोड़ी सी दर्द नहीं, पूरे फेस पे, पूरी चिक पे दर्द होने की संभावना बनी रहेगी।